नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज लगातार जनता के पास वोट मांगने जा रही है। और ऐसे में लगातार राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनावों का ये मौसम है और इस मौसम में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी लगातार रंग बदलते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अगर राजनीतिक गलियारों में अगर बात करें तो काफी कुछ ना केवल यू टर्न्स हुए हैं, बल्कि कुछ आशा के विपरीत कई चीजें भी हुई हैं। और इन सब के बीच इंजीनियर रशीद की रिहाई एक बड़ी चीज सामने आई है। कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर के वोटर्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का सिविल सोसाइटी इन चुनावों को किस नजरिए से देखता है, किन मुद्दों को लेकर उनकी प्राथमिकता है, और क्या वो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोक लुभाव ने जो वायदे हैं, क्या उन पर उनका रंग चढ़ पाएगा, यही आज के संवाद का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। मेरे बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री के खोसा साहब। आप कश्मीरी पंडित समुदाय की एक बहुत बड़ी आवाज हैं। आप प्रेसिडेंट हैं कश्मीरी पंडित सभा के और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री गौरव गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर की युवा आवाज फायरब्रांड ने आप सोशल वर्कर हैं और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आप रह चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। वर्तमान में आप सेक्रेटरी हैं जम्मू क्लब के। मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री राम आनंद जी, जम्मू सिविल सोसाइटी के अहम मेंबर हैं और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर एस समयाल साहब। आप एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। खोसा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, खासकर इन विधानसभा चुनावों की अगर बात करें और जिस प्रकार लगभग 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, किस नजरिए से देखते हैं? और खासकर अगर हम कश्मीरी पंडित समुदाय की अगर बात करें जो पिछले कई सालों से विस्थापन का दंश पीड़ा झेल रहा है, क्या कहेंगे? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपना ये शुरू किया है पोर्टल और इतना अच्छा ऑफिस बनाया है और पहली बार हमें मौका मिल रहा है आपके संवाद कार्यक्रम में आने का। आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो जो आप हमसे पूछेंगे उन सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि आप हमसे भी ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि आज के जो इलेक्शंस, जैसे आपने मेंशन किया कि 10 साल के बाद यहाँ पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। 10 साल की एक लंबी वेट के बाद लोग बड़े उत्सुक हैं कि हम इसमें शमूलियत करें और इसमें हम अपनी सरकार जो है उसको चुनें। मैं ये कहना चाहूँगा अपने समुदाय की तरफ से भी और वैसे एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी दैट द ओल्ड नैरेटिव्स, जो पुराने नैरेटिव्स हैं, वो इस टाइम रेलेवेंट रहे नहीं हैं, स्पेशली आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल्स इन 2019 और जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की हुई। नैरेटिव्स नए बनेंगे, नए बने हैं, नई पॉलिटिकल इक्वेशंस सामने आई हैं। आकाश की आपने ये वाला जो संवाद का कार्यक्रम है, ये आपने कुछ 10-12 दिन पहले रखा होता तो और बात होती। आज तो द डाइज आर कास्ट, लोगों ने अपनी पार्टियां बदल चुके हैं, चले गए हैं और अपना मुफाद जहाँ जहाँ देखा है वहाँ वहाँ चले गए। आइडियोलॉजीज हैव नो मीनिंग टुडे। जो कल तक एक आइडियोलॉजी के साथ 30-30 साल थे, वो आज आइडियोलॉजी चेंज करके तो दूसरी जगह चले गए। रही कश्मीरी पंडित समाज की बात, तो कश्मीरी पंडित भी उतने ही उत्सुक हैं इस इलेक्शन में शमूलियत करने के लिए। इस इलेक्शन, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, इलेक्शन जब आते हैं तो उसमें कोई वंचित उसमें नहीं रहना चाहता है और सब लोग अपना जो कीमती वोट है वो किसी ना किसी को, जिसको भी वो चाहे, अच्छे कैंडिडेट्स देख के, अच्छी पार्टियां देख के वो देना चाहेंगे। और आज के इस संदर्भ में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस स्टेट में
बड़े अरसे के बाद एक अमन और आश्ती का माहौल दोबारा से कायम हुआ है। बहुत हद तक शांति आई है। जम्मू में काफ़ी शांति पहले भी थी, कश्मीर में बहुत अशांति थी। एक माहौल वहाँ डर, खौफ और दहशत का बड़े डेकेड्स के लिए रहा, जिसमें एकदम चेंज आई है, चाहे कोई माने या ना माने। बट आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम नेसेयर्स कहेंगे, प्रॉफिट्स ऑफ डूम कहेंगे, जो कहते हैं कि आज भी चेंज कोई नहीं है। लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि चेंजेस ऐसी आई हैं जो कि उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी, हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। 70 साल से जिस एरिया को, जो कश्मीर का एरिया जिसको कहते हैं, वो एक स्ट्राइफ जोन गिना जाता था, आज वो स्ट्राइफ जोन नहीं है। बदलाव आया है और आने वाले समय में ये उससे भी ज़्यादा बेटर सिचुएशन हमें नज़र आएगी, प्रोवाइडेड हम सब लोग मिलके एक अच्छी सरकार को मौका देंगे हमारे को रूल करने का। तो जिस तरह आपने कहा कि एक अच्छी सरकार को मौका देंगे रूल करने का, और खासकर आज वोटर जागरूक हो चुका है, जो बदलाव कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। गुरु जी, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। समीकरण लगातार बदल रहे हैं, जिस तरह खुद साहब ने कहा कि आज आइडियोलॉजीज चेंज हो गई हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो उनकी विचारधारा थी उससे बिल्कुल विपरीत दूसरी किश्तियों में सवार हो रहे हैं। और ऐसे में इंजीनियर रशीद का आना, और खासकर जिस तरह उमर साहब 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, घटनाक्रम जम्मू में भी लगातार चेंज होते रहे, किस नजरिए से आप इसको देखेंगे? क्योंकि काफी क्लोजली आप जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हो। देखिए सूर्य जी, जब हम बात करते हैं कि एक तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और यूटी बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, और जिस तरीके अभी खोसा साहब ने भी कहा कि एक बदलाव जो इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर हुआ, जहाँ पर जब हम कश्मीर की बात से मैं शुरू करूंगा, जहाँ पर पत्थरबाजों की अगर मैं बात करूं, स्ट्राइक्स का कल्चर खत्म हुआ और एक नाइट लाइफ आरंभ हुई, और जिस तरीके केंद्र सरकार अपने इरादे पक्के कर जिस तरीके जब यूटी में इसको कन्वर्ट किया, पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव उस समय भी यह था कि जम्मू कश्मीर को एक शांति का एक यहाँ पर स्थान बनाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो एक प्रथम स्थान, प्रथम मुकुट हमारे भारत का जम्मू कश्मीर है। और आज उसी के संदर्भ में जब इतना बड़ा यहाँ पर इलेक्शन आज होने जा रहा है और एक उत्साह है, वोटर्स देख रहे हैं, और मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं होगा अगर आज मैं बात करूंगा, खासकर जब मैं कश्मीरी युवाओं की बात करूं, जिन्होंने एक अरसे के बाद इस पूरे बदलाव को देखा, और जहां पर बिल्कुल जो पुराना नैरेटिव, बिल्कुल सही फरमाया खोसा साहब ने, आज नैरेटिव बदल चुका है। और वहां का जो आज वहां पर बाशिंदे हैं, जो लोग हैं वहां के, वो फिजिकली वो चीजें देख भी रहे हैं और इकोनॉमी जैसे बूस्ट हो रही। आप देखिए, मानो पोलो व्यू में आप शाम को जाकर 11-12 बजे घूम रहे हैं, फिर डल लेक में घूम रहे हैं। और जम्मू की जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब जम्मू को भी मैं देखता हूँ कितना एक बदलाव, किस तरीके से पूरा एक बदलता जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें डेवलपमेंटल जितने भी काम हुए यहाँ पर, चाहे मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, IIT, एम्स, देन IIM आना, फिर उसके बाद तभी लेक का काम यहाँ पर चलना, फिर यहाँ पर मंदिर का यहाँ पर स्थापित होना, उसके बाद सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड की बात करूँ, एक जो चीज बहुत क्लियर है कि पिछले कुछ अरसे में जो एक बदलाव देखने को मिला कि डेवलपमेंट और जो एक मिशन जो है पूरा का पूरा की जिस एक जो डिलीवरी हुई, उसको हम बिल्कुल उसमें कहेंगे कि उसमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और जिस तरीके से एक पूरे बदलाव से जम्मू कश्मीर निकला, मानो एक ट्रांजिट फेस इतना जबरदस्त था कि जहां पर जो चेंज थी वो विजिबल थी, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। पर आज भी मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है पुरानी बातों को रिपीट कर रहे हैं कि 370 जिसको गाड़ दिया गया, आज भी फिर बात करते हैं कि 370 को रिवोक करेंगे। अब आप बात कर रहे थे कि कश्मीरी, अगर मैं हुक्मरानों की बात करूं या पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं, आप देखिए सूर्य जी, आप मेरे से भली भांति आप ज्यादा जानते हैं, उनका भी एक टाइम था जहां पर स्ट्राइक्स होती थी, जहां पर पत्थरबाज आते थे, जहां पर महीनों महीनों मानो बंद रहता था, इकोनॉमिकल एक्टिविटी वहां पर बंद रहती थी। आज जब इस बदलाव को जब हम सब कुछ देख रहे हैं और हूबहू उसके साथ हम आज बिल्कुल रोजाना की तरह चल भी रहे हैं, मुझे लगता है कि आज जब नैरेटिव की बात हो रही है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक कॉर्नर पर एक जरूर जब वो वोट डालने जाएंगे कि जो डेवलपमेंट का मंजर जो इस समय अब देखा है कि दोबारा वो चाहेंगे कि इसी एक्टिविटी को कैरी ऑन किया जाए।
और जो केंद्र की सरकार है वो जिस तरीके पूरा एक पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव से लेकर एक आगे निकली हुई है कि जम्मू कश्मीर जिसको प्रथम स्थान बोला गया है, मुझे लगता है प्रथम मुकुट जिसको हम कहते हैं, कि वो एक सुनहरे पल से इस समय बहुत एक सुनहरे एक पलों से निकल रहा है। और मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि आज जब वहां पे लोग निकलेंगे, अपने घरों से निकलेंगे जब वोट डालें, आज वो भी डेवलपमेंट के ऊपर बेस बनाकर ही वोट देंगे। वो मुझे लगता है दाएं बाएं नहीं जाएंगे, उस नैरेटिव पे नहीं जाएंगे जहां पर बात होती थी कि जब ऑटोनॉमी की बात होती है, यहाँ पर जब स्ट्राइक्स की बात होती है, उस कल्चर की बात होती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर सब कुछ बदल चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो परिणाम होंगे काफी सरप्राइजिंग होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अवाम अब जाग चुकी है और मुझे लगता है कि जवाब भी उसी तरीके के डेवलपमेंट का एक मुद्दा बनाकर ही डेवलपमेंट का की बेस पे ही जवाब देगी। गौरव जी, आपने कहा कि अवाम जाग चुकी है। आनंद साहब, अवाम में हम सब अवाम का हिस्सा हैं, जागरूक वोटर हैं। कितना जागरूक आज हमारा वोटर हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक वोटर का तल्लक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे हमारे देश में एक बहुत सी रूटीन बन चुकी है। जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, आई डोंट कॉल देम द लीडर्स, आई डोंट कॉल देम द नेतास, दे आर पॉलिटिशियंस, प्योर पॉलिटिशियंस। वो एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं जितने भी वोटर हैं उनको। बिल्कुल उसी तरीके, दो दुकानें हैं, आप एक दुकान पे जाते हैं, कहते हैं जी मुझे साबुन चाहिए, वो कहता है सनलाइट ले लीजिए, ये बहुत अच्छा साबुन है। आप कहते हैं मुझे सनलाइट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। आप दूसरी दुकान पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप हमाम ले लीजिए, सबसे अच्छा है। तो आपको वो कन्फ्यूजन में डालता है, हमाम वाला भी और सनलाइट वाला भी, कि मेरा साबुन जो है वो बहुत अच्छा है। तो यही हाल इन पॉलिटिशियंस का है। ये कहते हैं मेरी पार्टी अच्छी है, दूसरी बेकार है, और उसमें जो है नुकसान हमारे लोगों का होता है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ, आज़ाद भारत मगर गुलाम सोच, गुलाम बाशिंदे, कि हमारी सोच अभी भी वो इंडिपेंडेंट सोच नहीं हुई है। हालांकि बहुत फ़र्क पड़ा है, जैसे अभी आपने कहा कि भाई अवाम जागृत हो रही है, अभी जागृत सही हुई नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी की बात करी कौशल साहब ने। आइडियोलॉजी ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती हैं जी दिस ए फाइट बिटवीन आवर आइडियोलॉजीज। किस चीज़ की आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी वो होनी चाहिए कि जो अवाम को फ़ायदा दे, ना कि आपकी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देने से नुकसान करे। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे देश में नेशनलिज्म नहीं है, हर कोई अपना अपना फ़ायदा देखता है और उस तरीके से चलता है और लोगों को जो है गुमराह करते हैं। फ्री बीस देखिए कितनी शुरू हो गई। अब फ्री बीस के लिए मैं दो एग्जांपल देता हूँ। ये शायद पॉलिटिशियंस इसको जानते हुए जानबूझ के ये करते हैं कि हमारे देश को यह जो है कूड़ा करकट में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, ये वेनेजुएला के एग्जांपल हम ले लें। वहाँ दैट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एट ए टाइम। वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास बहुत पैसा है, चलो मैं फ्री बिजली दे देता हूँ। उसने फ्री बिजली दे दी। उसके बाद मैं देखा नहीं, लोग अभी परेशान, उसने फ्री पानी भी दे दिया। उसके बाद खाना भी फ्री दे दिया, सब कुछ फ्री देना शुरू कर दिया। आज हालत ये है कि दोज पीपल आर रनिंग विद द बेगिंग बाउल कि हमें खाने के लिए कुछ दे दो। तो आप अपने देश को उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल, मेरे ख्याल में एक दफ़ा दूसरे चैनल पे मैंने ये एग्जांपल ये भी दी थी कि औरंगज़ेब का जो दीवान था उसने औरंगज़ेब को छोड़ दिया और वो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास चला आया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि भाई दीवान जी, आप वहाँ से छोड़ के आ गए हो तो आपको ज़रूरत होगी पैसे की, सब कुछ खाने पीने सब कुछ, तो मैं आपको वजीफ़ा लगा देता हूँ। उन दिनों में वजीफ़ा ही दिया करते थे। तो वो कहते, दीवान जी कहते हैं गुरुजी ये गलती मत करना। कहता क्यों? कहता अगर आज आप मेरे को वजीफ़ा दोगे बाकी के लोग भी मांगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा ये सिख कौम जो है दे विल बी विद ए बेगिंग बाउल, तो इसलिए ये मत करना। और आज की तारीख में आप देख लीजिए, कोई भी सरदार आपको, कोई सिख कम्युनिटी से आदमी मांगता नहीं मिलेगा, बाजार में कहीं नहीं मांगता मिलेगा। क्यों? कि उन्होंने एक ये नैरेटिव बनाया कि ये फ्री बीज का सिस्टम जो है ख़त्म होना चाहिए। अभी बात करी कि गौरव जी ने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है, बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कुछ ऐसे भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो ये कह देते हैं हम तो ऑर्डर को रिवर्स करवा देंगे, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो।
तो आप किसको रिवर्स करवाना चाहते हो? जो ऑर्डर आज तक गवर्नमेंट ने किया है तो कुछ सोच सूझ के समझ के साथ ही किया होगा, लोगों के बेनिफिट के लिए। अगर आप इतने ही अगर अच्छे थे तो आपने 56 साल आपने गवर्नमेंट चलाई, तो आपने क्या किया? क्यों उस समय आपके दिमाग में यह क्रिएशन क्यों नहीं आई? फिर ये जितनी स्टेटमेंट्स देते हैं, कोई इन पे एक्शन नहीं। मैं विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, एक हमारे बड़े अच्छे उनको लीडर लोग कहते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, श्रीनगर जब गए तो श्रीनगर से वापस आए तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने क्या क्या कहा था, अगर वो आप कहीं क्लिपिंग निकाल के देखें तो आपका खून खोल जाएगा कि आप क्या मिलिटेंट्स की तरफ लेके जाना चाहते हो, और फिर आप उनके साथ हाथ मिला रहे हो। जो स्टेटमेंट जब भी देते हैं कुछ, तो दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे अटैक हो जाता है। क्यों? इसका मतलब कि यू आर हैंड इन ग्लव विद देम। तो हमें इन लोगों से बचना है। हमारे जितने वोटर हैं, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से हर एक को ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी वोट डालने जाइए 3-4 चीजें दिमाग में रखिए कि कौन आदमी आपके काम आ सकता है, अपने काम के लिए नहीं तो इनको देखिए, जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्या वैल्यू होती, वर्थ होती है, और आज जब पॉलिटिक्स में तो क्या वर्थ है। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखिए। आजकल एक चीज़ अच्छी होगी कि इलेक्शन कमीशन ने वो देना शुरू कर दिया, पेपर में भी आना शुरू। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, फिर सेक्सुअल स्कैम्स देखिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके वो रिप्रेजेंटेटिव हों जो कि सेक्सुअल स्कैम में इन्वॉल्व हों या जो क्रिमिनल हों? नहीं, हम नहीं चाहते। हमें वो चाहिए जो हमारे काम करे, हमारी सोच के साथ चले, ना कि वो अपनी सोच के साथ चले। मैंने एक दफ़ा ये सोशल मीडिया पे भी डाला था सवाल कि वो लीडर है जो आपके बच्चों के लिए भी सोचे। हर कोई अपने बच्चे के लिए तो सोचता है कि मैं भाई पॉलिटिशियन, मेरा बेटा पॉलिटिशियन बने, मैं अगर आर्मी में हूँ तो मेरा बेटा भी आर्मी में ही जाए, ठीक है। मगर ये नहीं सोचते कि भाई जिसने वोट दिया उसका बेटा कहाँ जाए। उसके लिए आप क्या सोचते हैं, वो नहीं आप सोचते। जब आप जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे, वोटर विल बी विद यू। आपने सबसे पहले का रंग बदलते आ रहे हैं, ठीक है जनाब। इसी पे मैं कहना चाहूँगा, हर रंग में तेरे साथ रंग जाऊँगा, ठीक है, हर रंग में तेरे साथ रंग जाऊँगा। लाजिम है तुझ पे भी कि तू रंग नहीं बदलेगा। जब ये वोट लेने की बारी आती है तो आके हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं आपके साथ जैसे हैं वैसे, और जब जीत जाते हैं तो फिर आपको मजबूर करते हैं हाथ जोड़ने के लिए। इस चीज़ को जितनी देर तक हमारे वोटर नहीं समझेंगे, अपनी सोच को इंडिपेंडेंट सोच नहीं करेंगे, ये इस चीज़ से नहीं उभर के बाहर आएंगे कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट देना है, एक इस आइडियोलॉजी को वोट देना है। ये आइडियोलॉजी ही है जो हमारे देश का बेड़ा कर रहे। आनंद साहब, कई चीज़ों को खुलास के मैं दोबारा आप पे आऊँगा। ब्रिट साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। इस चुनावी मौसम में लगातार रंग भी बदल रहे हैं, और आनंद साहब ने बात की कि वोटर अवेयरनेस को लेकर, लेकिन आज चीज़ें इतनी डिवाइसिव कर दी है। धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के नाम पर आज वोटर को डिवाइड किया जा रहा है। तो उसके लिए चुनना मुश्किल हो जाता है कि वो किस मुद्दे पर, जो असली मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़कें, हेल्थ, एजुकेशन, ये कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? विवेक भी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में, जैसे पहले भी हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा है, ये एक बड़ा स्पेशल इलेक्शन है। ये हमको मान के चलना पड़ेगा। स्पेशल क्यों है? पहली चीज़ ये है कि एक तो ये इतने अरसे के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद में इलेक्शन हो गया, और 10 साल के बाद इलेक्शन होने के कारण से सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो अभी वोट देने वाली है, उसने अभी तक इलेक्शन को देखा नहीं है, और उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस देखा नहीं। उसको डेमोक्रेसी का पता नहीं है क्या है, क्योंकि उसने तो राज कुछ अलग देखा, और जो डेमोक्रेसी का राज उसने देखा नहीं है लेकिन सुना है उसके बारे में। तो अभी उसके मन में जो है बड़ी शंका है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उसको ये समझाने की जरूरत है। मैं सिर्फ उसको समझाना इतना है कि उसके सामने में हमने
मतलब गवर्नमेंट ने क्या है, लोगों ने तथ्य पेश करने चाहिए कि क्या चीज है और मैं किसके लिए खड़ा हूं। आप देखेंगे कि इस इलेक्शन में अभी तक जितने भी मैनिफेस्टो आए हैं, किसी ने इसकी बात नहीं करी कि हम एक्चुअली ग्राउंड पे क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल मैनिफेस्टो बना दिए बहुत बड़े लंबे चौड़े, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। 70 साल से यही मैनिफेस्टो आ रहे हैं, इसमें थोड़ी तब्दीली हो जाती, ऊपर नीचे हो जाता। पहले वो नीचे था जो पॉइंट, वो ऊपर चला, ऊपर वाला नीचे आ जाता। लेकिन हुआ वो वही है जो वो करना चाहते थे। तो हमारी जो जनरेशन, जो अभी जिसने अभी तक देखा ही नहीं है, वोट नहीं डाला, वो 10 साल से अभी जो बढ़ के आए हैं, जो वोट डालने वाले हैं, उनके लिए ये इलेक्शन बहुत जरूरी है। और किस तरीके से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, किसको वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे, क्या देख के वोट देंगे, उससे JNK का नक्शा आगे बदलेगा। और JNK की चाल जो चलेगी या JNK में होने वाला है कुछ, वो उस वक्त होगा जब ये वोटर वो चीजें समझने के बाद में वोट दे। पहली चीज ये मतलब मैं दर्शाना चाहता था कि ये जो है इलेक्शन में ये हल्ला जो होता रहता है, उसके विषय में मैंने नहीं बात करनी, ये चीज पहली चीज। दूसरी चीज है कि वोटर को ये देखना है कि देखो मेरा हित कहाँ है, बिल्कुल कि मेरे लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या एक्चुअली में होगा, ग्राउंड के ऊपर मुझे क्या मिलेगा। और मेरी और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, कि हमें क्या चाहिए कि भाई हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, रोड्स ठीक होनी चाहिए, हमारे घर में बिजली ठीक से आनी चाहिए, पानी ठीक से आना चाहिए। अभी तक जम्मू में जो है, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं इंश्योर कर रही है। आज मैं LG साहब का बयान पढ़ रहा था कि अगर मैंने काम नहीं किया इस्तीफा दे दूंगा। अरे ग्राउंड पे आके तो देखो कहाँ आए हुआ, कौन सा अहदेदार है जो ग्राउंड में आया। मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ, एक ही बार JMC कमिश्नर ने चक्कर नहीं लगाया और कहता है कि मैं अभी सफाई का वो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके बेस के ऊपर दे? तो ये जो चीजें हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, ये सब सिर्फ दफ्तर में बैठे हुए हैं, ग्राउंड के ऊपर में कोई नहीं देखता है। और फौज में हमें ये सिखाया जाता है कि जब तक आप ग्राउंड में नहीं गए हो, आप नहीं कमांड कर सकते। तो ये चीज जो है ये देखने की है कि ऐसे नहीं होगा, कुछ नहीं, मतलब ऐसे बोलने से नहीं होगा, एक्चुअली ग्राउंड में कि क्या करने वाले हैं, क्या पॉलिसीज होंगी। अब ये जो वोटर है वो ये जानने की, उसको जब वो हिस्सा लेगा इसमें, तो उसको पता लगेगा कि पॉलिसीज कैसे बनती थी, क्या रूल बनते थे, कैसे बनाए हमने रूल, और कैसे लॉज बनाए, और क्या उनके ऊपर असर किया। तो ये एक बहुत ही अहम इलेक्शन है। इसमें JNK का बनना और बिगड़ना, अगर जम्मू कश्मीर बन गया तो इनके बेस के ऊपर बने जनरेशन के ऊपर। दूसरी चीज है, आपने सिक्योरिटी के विषय में बोला, छोटा सा पॉइंट है, बाद में बाकी डिस्कस करेंगे, कि सिक्योरिटी की चैलेंजेस बहुत है और उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी गियर्ड अप है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एंटीसिपेट ये किया जा, मतलब हमारा जो सोच विचार है ये है कि सिक्योरिटी में पक्का दखल अंदाजी इलेक्शन के दौरान में होगी। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए और किसी के मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि नहीं होगी। पक्की सिक्योरिटी के दौरान, सॉरी इलेक्शन के, मैं ये भी मान के चला इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान में इंसिडेंट्स होंगे जो कि इलेक्शन को किसी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। अब ये कौन से इलाके में होगी, मेरे पास ऐसे साधन नहीं है कि मैं बता पाऊँ, लेकिन ओवरऑल जो है ये पक्का होगा, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती है कि इस इलाके में इलेक्शन हो, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। तो सब्सिक्वेंट पहले तो वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन ही यहाँ पे है। और अगर जब हमने ये अभी बना लिए है इरादा की इलेक्शन हमने करने हैं, करवाने, तो उसके बाद में आएगा जो आपने सेकंड कहा कि इलेक्शन के दौरान में कैसे खलल डालनी है ताकि वो पीसफुल इलेक्शन ना हो, यहाँ पे लोगों की मार धाड़ हो, कुछ लोग मरे, वहाँ इलेक्शन बूथ कैप्चर हो, कहीं पे कुछ लेके EVM लेके भाग जाएं या EVMs में प्रॉब्लम आए, ये सारी चीजें होने वाली है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। खुद साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें, जो इस वक्त घाटी या फिर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो हो रही है, जमात का आना और उसके बाद साउथ कश्मीर में एक बड़ी रैली कुछ दिन पहले हुई, खुली बाहों से कश्मीरी पंडितों को भी न्योता दिया गया घर वापसी का, और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट मंच पे दबे शब्दों में इनवाइट तो कर रहे थे, लेकिन जिस तरह जमात और जो तब्दीली इस वक्त घाटी में आ रही है उसको किस नजरिए से आप और कश्मीरी पंडित देख रहे हैं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। आज जो इलेक्शन होने वाली है
उसमें बॉयकॉट ब्रिगेड जो इतने साल से वहाँ पर मौजूद थी, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी एंट्री कर दी है और शरेआम उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है। आज का जो इलेक्शन है ये उस संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा कि जब पिछले दशकों में एमएलए बनने के लिए या एमपी बनने के लिए महज कुछ हजार वोट पड़ते थे। जब ये बॉयकॉट ब्रिगेड जिनको हम कहते हैं, जब जो सेपरेटिस्ट जो थे जिनको अब औकात दिखाई गई है, वो भी जब मेन स्ट्रीम में आ गए हैं तो उमर अब्दुल्ला जी जैसे पॉलिटिशियंस जो है वो बौखला गए, क्योंकि उनको अपनी जो ज़मीन है वो खिसकती नज़र आ रही है। इसीलिए उनके जो बयान अब आ रहे हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी आ रही है। एक दिन वो कुछ कहते हैं, दूसरे दिन वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यूज देते हैं। जब ये बॉयकॉट ब्रिगेड या ये सेपरेटिस्ट या ये जमात की आपने बात की है, जब वो मेन स्ट्रीम में आते हैं, अभी हमने रिसेंटली देखा कि इंजीनियर रशीद ने इतना बड़ा इलेक्शन जीत लिया, उसके लिए भी बहुत हल्ला गुल्ला ये वो वगैरह वगैरह हुआ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चीज़ के लिए मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे पावरें दे रखी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कौन से लोग इलेक्शंस जीत के तो पावर में आएंगे। वो उन लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो किस आइडियोलॉजी को लेके आगे चलेंगे। सामने सामने कह रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, हम जो ओल्ड नैरेटिव्स हैं उनको हम उन्हीं पे चलेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि जो माहौल आज कश्मीर में बना हुआ है वो माहौल 60-70 साल के बाद पैदा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2004 में खुद श्रीनगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। आउट ऑफ 17 लाख वोट्स ओनली 2 लाख वोट कास्ट हुए थे, जिसमें से उमर अब्दुल्ला जी को 99,000 वोट मिले और पीडीपी के जो दूसरे जो उनसे नज़दीकी कैंडिडेट थे उनको 77,000 वोट मिले। बाकी थोड़े थोड़े वोट हमने भी 1500 वोट के करीब ले लिया और ये इलेक्शन हुई और वो एमपी चले गए। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? जो एक लार्ज सेक्शन थी उनको तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आज वही लार्ज सेक्शन जो है वो बीच में घुस गई। अब क्योंकि नैरेटिव्स चेंज हुए हैं और चेंज इसलिए हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे मिलिटेंसी को वाइप आउट करने के लिए सारे स्टेप्स लिए। मिलिटेंट्स को जो फंडिंग हो रही थी उन सब फंडिंग्स पे रोक लगा दी है। आज भी ईडी के रेड्स होते हैं, एनआईए, एसआईए और बाकी जो एजेंसीज हैं उन लोगों ने मिलके वहाँ की जो सोर्स ऑफ फंड्स है उसको डिप्लीट कर दिया। वो डिप्लीट होने की वजह से जो कल तक सेपरेटिज्म की बात करते थे वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अब इससे अलावा कोई चारा नहीं है। और जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उन्होंने सॉफ्ट सेपरेटिज्म शुरू कर दिया, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हों, चाहे वो महबूबा जी हों, उन्होंने सॉफ्ट सेपरेटिज्म को अपना बना। ये उनके लिए घातक साबित होगा। जो थोड़ी बहुत उनकी वैल्यू थी, चाहे वो ज़रूर है कि इलेक्शन जब होती है तो उनके भी कैंडिडेट्स बहुत सारे जीतेंगे, चाहे वो कैंडिडेट्स जीतें, लेकिन वो आज के जो नैरेटिव, जिस नैरेटिव पे यूथ वहाँ पे अपना मुस्तकबिल, भारत के मुस्तकबिल के साथ जोड़ के अपने फ्यूचर को वो बनाना चाहता है, वो इसके टोटल बरखिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि टूरिज्म और जो इकोनॉमी वहाँ बूस्ट हुई है, उस इकोनॉमी के बूस्ट होने से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बहबूदी मिली है, तो वो उसको लेट गो नहीं करना चाहेंगे। इसलिए ये चीज़ आगे आने वाले समय में
हमें बड़ी इम्पोर्टेंट सी इस पर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से, जैसे इन्होंने बताया कि यूथ जो है उसको हमें समझाने की ज़रूरत है। हालांकि वो इस टाइम काफ़ी जागरूक हो भी चुका है, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया इतने वर्ष, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर को मेंटेन रखने के लिए इन लोगों ने हमारे बच्चों को गुमराह किया, और अपने बच्चे इनके जो है वो अच्छी अच्छी जगह जाके पढ़ते भी थे और उन्होंने अपने फ्यूचर भी बनाए। वो सब आपने सॉफ्ट सेपरेटिज्म का जिक्र किया, गौरव भाई मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जहाँ सॉफ्ट सेपरेटिज्म कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स खेल रही है, वहीं जो एक बड़ा बदलाव विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन 2 दिन पहले इंजीनियर रशीद की रिहाई, और उनके आने से क्या कश्मीर में जो सियासी मौसम है, हालात हैं, वो बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि मास सपोर्ट लगातार 2 दिन से जो रैलियां हो रही हैं, बारामूला में, अनंतनाग में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे देखिए 2 दिन की अगर मैं बात करूं, जो पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट्स जो हुई हैं खासकर कश्मीर के संदर्भ में जब मैं बात करना चाहूँगा, पहले बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस तरीके पार्लियामेंट के पीछे अगर आपने देखा होगा कि जहाँ पर मतलब मुझे लगता है 2 या 4 या 5% वोटिंग होना, वहाँ पे 58% वोटिंग होना, और पार्लियामेंट की जब आपने इलेक्शन देखी और किस तरीके, बिल्कुल किस तरीके कश्मीर की अवाम ने क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार या पीडीपी महबूबा मुफ्ती की सरकार को एकदम साइड पे रख दिया। वो एक मुझे लगता है कि एक पूरा एक बदलाव है जो वहाँ के लोगों ने समझा कि आज 5 साल होने के बाद, जब ये एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A हटने के बाद जो वहाँ पर कश्मीर जिस बदलाव से निकला, एक बड़ी मात्रा में पूरी आवाम ने एक आई ओपनर बोलो आप, जिस तरीके इकोनॉमी की बात हुई, जिस तरीके नाइट लाइफ की बात हुई, और जिस तरीके नए नए स्टार्टअप्स आना, खासकर यूथ की जब मैं बात करूँ, आज उनको एक अपना भविष्य सामने दिख रहा है कि क्या व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और उसी के संदर्भ में आज जब कश्मीर में, जब परसों की बात मैं करूं, इंजीनियर रशीद जब बाहर आए, आज इनको अपनी जमीन, आज एनसी की बात करूंगी, पीडीपी को खिसकती हुई दिख रही है कि हमारा ओल्ड नैरेटिव जो हम लोग चलाते थे किसी जमाने में, आज लगता है कि उस नैरेटिव का असर कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आज जो एक नया नैरेटिव, जो एक यूथ, जो एक आम आदमी यहाँ पर देख रहा है, बड़े बदलाव को देख रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले जो रिजल्ट्स आएंगे चुनावों में, मुझे लगता है उसका जवाब भी मिलेगा। अब एक कह दो कि एक स्वाभाविक है ना, एक नैरेटिव मैंने पिछले 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, एक नैरेटिव बनाया कि हमारे बच्चे तो हमने बाहर भेज दिए पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, और एक आम आदमी का आदमी वहां पर बच्चे हैं उनको छोड़ दिए, जाइए पत्थर मारिए, स्ट्राइक करिए, बंद करिए। और देखिए दैट इरा हैज गॉन, एक्चुअली वो इरा ही चला गया पूरा कहीं पर। और अब उनको पता है कि वो जो हमारा नैरेटिव है, अब उस नैरेटिव के अलावा उनको कुछ दिख नहीं रहा। अब बुकलाहट में कभी 370 की बात होती है, अब बुकलाहट में कभी रिहाइयों की बात होती है, अब बुकलाहट में बात होती है कि हम लोग ये कर देंगे, जो पुराना टाइम लाएंगे। कौन आपका साथ देगा पुराने टाइम में? आज जबकि आंखें खुल चुकी हैं, आई ओपनर, हर एक आदमी ने, हर कश्मीरी वहां के तमाम ने देख लिया कि वो बदलाव वहां पर एक इतने बड़े स्तर पर बदलाव है जो कि मतलब मुझे लगता है प्रायर टू 90s जो एक बदलाव था, जो एक वैसा कश्मीर, चमकता हुआ कश्मीर, जहां पर शूटिंग्स हो रही हैं, जहां पर नाइट लाइफ है, जहां पर एक आवाम पीसफुल तरीके से बिल्कुल आगे बढ़ती हुई अपने कदम रख रही है। मुझे कहते हुए कभी संकोच नहीं होगा, आज उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है कि हमारा जो असर था, जो इतने सालों से जो वीविंग हमने एक नैरेटिव वीव किया पूरा, आज कहीं पर वो एक बदलता हुआ दिख रहा है। और लोगों को जो एक अडॉप्ट किया, जिस तरीके 58% की जब मैं बात करता हूँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की, एक जवाब दिया कि आपके 5 या 10% आपके वोट डलने से एक आप सरकार बनाते थे और खुश हो जाते थे। कुछ बंदे वोट देते थे, कुछ अवाम के कुछ लोग वोट देते थे और इनकी सरकार बन जाती थी। अब आप बोलो कि यहाँ पर आज केंद्र सरकार की जब मैं बात करता हूँ, बधाई देता हूं उनको कि आज जगह एक जागरूकता तो आई सामने कि लोग निकले बदलाव की तरफ, जहां पर उन्होंने देखा कि एक मुंह तोड़ तमाचा दे दी। जितनी कश्मीर की पुरानी मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं जो आज भी पूरी जिद्दोजहद में लगी हुई, रॉन्ग नैरेटिव आज भी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके उसको बेचा जाए और लोगों को यहाँ पर बुखलाहट, एक दूसरा एक रास्ता दिखाया जाए जहां पर उनका फ्यूचर आगे डार्कन में। पर लोग समझ गए हैं आज। और सूरी जी, यू मार्क माय वर्ड्स, जो रिजल्ट आएंगे इतने सरप्राइजिंगली होंगे कि यूथ
और जो वहां की आवाम ऐसा जवाब देगी कि उनको पता चल जाएगा कि ये जमीन हमारे नीचे से कैसे कैसे गई, और जो हमारा नैरेटिव, जिस नैरेटिव पर हम पूरी कश्मीर की पॉलिटिक्स चलाते थे, आज कहीं पर वो बिखरती हुई दिख रही है। नरेटिव कहीं ना कहीं चेंज होता नजर आया। आनंद साहब, यहाँ से अगर आगे की बात करें, क्योंकि हम सब लोग जो शहरों में फिर भी अवेयर है, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, लोग अभी भी सिंपल हैं और वो बातों में आ जाते हैं। चाहे हम खोखले नालों की अगर बात करें या फिर विद द फ्लो वो बहते हुए नजर आते हैं। क्या आवश्यकता है कि जो आम जनता है, जो वोटर है, अपने दिमाग बुद्धि का यूज करें और सही नुमाइंदे चुनें? देखिए, उसके लिए जो है एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है। ये जो हमारी सोशल लाइफ है, इसको हमें सही यूटिलाइज करना होगा। हम लोग जब मार्केट में निकलते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक चीज़ बिल्कुल सामने क्रिस्टल क्लियर करके रख दी जाए, और कुछ ऐसे हैं जो उनको घुमा फिरा के बात करते हैं। जब घुमा फिरा के, जब से अपने का रूरल एरिया के लोग हैं, हालांकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये नहीं कि कह सकते कि इंटेलिजेंट नहीं है, मगर उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जो है वो पहुंच जाते हैं, और वो इन्फ्लुएंस उनका तोड़ने के लिए जितनी देर तक हम लोगों की ये ड्यूटी है, हम लोग बाहर निकल के उन लोगों को नई तरीके से बताएंगे कि क्या आपका फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जैसे अभी कौशल साहब ने बात की और गौरव जी ने बात की, ये अपने फ़ायदे देखते हैं, ना कि पब्लिक के फ़ायदे देखते हैं कि इनको ये है कि मुझे क्या मिल रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी। तो जितनी देर तक ये हमारे गांव के लोग जो हैं या दूसरे जो अभी इतने नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनकी नहीं अवेकनिंग है, उन तक जितनी देर तक ये चीज़ें खुल के नहीं बताई जाएंगी, आप जैसे कौशल साहब ने भी बड़े एक तरीके से चीज़ को समझा दिया, मगर वो जो एक लोग हैं जो गांव में रहते हैं या जो जिनकी एजुकेशन नहीं इस लेवल की, वो इस चीज़ को शायद नहीं समझ पाएंगे। वो डायरेक्ट बात करो आप उन, तो वो समझेंगे कि हाँ भाई ये करना है, वो समझेंगे अब इसमें हमारा फ़ायदा है, इसमें हमारा नुकसान है। तो अब जैसे मैंने बात ही करी थी कि भाई हम जो रिवर्स कर देंगे अपने ऑर्डर्स को, क्या ऑर्डर्स को आप रिवर्स करोगे कि कोर्ट में वो प्रॉपर्टी को वापस करोगे या आप 370 को वापस करोगे? जितनी देर तक आप ये चीज़ नहीं समझाओगे और ये कह देना कि जी स्मार्ट, मैं किसी के बारे में पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, मगर ये मार्केट में आवाज़ निकलती है, देखो जी स्मार्ट सिटी इन्होंने बनानी चाहिए, हालत ख़राब करके रख दी जम्मू की। अरे साहब, एक मकान जब बना हुआ है उसको जब रिनोवेट करना है आपको, तो तकलीफ तो होगी, नया बनाना है तो ईजी होगा। ये उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये एक्सप्लॉइटेशंस हम लोगों की ड्यूटी है कि जो भी इस चीज़ को समझते हैं वो लोगों को समझाएं कि भाई इन एक्सप्लॉइटेशंस में मत आइए। आप ये देखिए, आज आपको तकलीफ हो रही है, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, उस चीज़ को देखिए। थोड़ा दूरअंदेशी बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आज़ाद भारत में गुलाम सोच गुलाम बाशिंदे, कि हमारी सोच जो है अभी भी वही गुलामी के दायरे में है कि अगर एक ने कह दिया कि पॉलिटिशियन ने आके ये देखो जी ये रास्ता गलत दिया है इन्होंने, ठीक है, तो हम कहते हैं हाँ वाकई ये गलत दिया। क्यों? हमें अपनी सोच से देखना है कि ये गलत है ये सही है। तो वो सोच जो है हम लोग तभी ला सकते हैं जब सब मिलके ये एक अपनी पर्सनल ड्यूटी समझे कि हमें जागृत करना है, हमें जितनी सोसाइटी है सबको जागृत करना है। अगर जागृत करेंगे तो सही इंडिपेंडेंस वही है, आज़ादी वही है, नहीं तो हम जैसे गुलाम थे वैसे के वैसे ही गुलाम रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है गवर्नमेंट का है कि चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। जैसे अभी बिफोर कमिंग हियर हम आपस में बात कर रहे थे कि हर नेशन में पहला चैप्टर जो बच्चों को दिया जाता है स्कूल में कि व्हाट इज योर नेशन, योर ड्यूटीज आर फॉर द नेशन। आज ये जितना भी फ्री बीस की जैसे मैंने बात करी, अरे हु इज पेइंग फॉर दैट? वी पीपल आर पेइंग, द टैक्स पेयर इज पेइंग। ठीक है जी, हम 3,000 रुपया फ्री दे देंगे लेडीज को, अरे कहाँ से लाओगे? क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो? नो, दैट इज फ्रॉम आवर पॉकेट। तो हम लोग जो है उन लोगों के चक्कर में क्यों सफ़र करें? अगर कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको दो,
मगर ये नहीं कि फ्री में आप दे दोगे पैसा। क्यों भाई, फ्री का, हमारा फ्री का पैसा है, हम भी मेहनत करते हैं। अब जैसे सब बड़े बड़े शाहूकार लोगों के लिए बातें उठती हैं, देखो जी उसने इतना अपना बना लिया। अरे साहब, आप अपने गिरेबान में जाके तो देखो, आप मेहनत करते हो। आज से 20 साल पहले अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया है तो आज वो वहीं पे नहीं खड़ा है जहाँ पे उसने शुरू किया था। उसने ग्रो किया है क्योंकि उसने मेहनत करी है। तो आप भी मेहनत करो ना। ये तो मेहनत करेंगे नहीं, ये लोगों को भटका होके जो है, तो उस भटकना से बचो। हमें तो यही, हर एक को यही कहता हूँ, फ्रॉम द कंज्यूमर साइड आल्सो और सोशल तरफ से भी, कि ऐसे जो आपको एक इन्फ्लुएंसर मिलते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचो। अपनी सोच को जागृत करो, उनकी सुनो, मगर फिर अपना डिसीजन खुद लो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। मतलब निर्णय स्वयं लेना होगा। बेर साहब, एक चीज जो भी कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में नजर आ रही है जी, मसला कश्मीर हल को, ये स्वर फिर उभरने शुरू हो गए हैं। क्या कहेंगे, क्या एक फिर अलगाववादी सोच पनपने लगी है युवा पीढ़ी में, जो नारे नजर आ रहे हैं? विवेक जी, देखिए आपकी बात गौर करने वाली है, लेकिन सबसे पहले तो आप देखिए कि जैसे पहले गौरव जी ने भी बात किया, उन्होंने भी बात की कि वैली के अंदर में इंजीनियर रशीद अगर जेल में होते हुए जीत जाता है 2 लाख से ज्यादा, और वो भी इतने वोटों से, और प्रीवियस चीफ मिनिस्टर को हराता है, तो उसको हमको सोचना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों और क्या चीज है कि उसके फेवर में लोगों ने वोट किया। क्या चीज है, क्या कुछ तो है उसमें, कोई चीज तो उसने लोगों को समझाया है, बुझाया है कि भाई ये चीज है, मैं ये करूंगा या ये ऐसा होगा। और वो जो आपने बात करी है वो इससे रिलेट करती है एग्जैक्ट। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को हमने कोशिश किया है कि उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके लिए बिजनेसेस खोले हैं, उनके लिए स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हैं, उनको फैसिलिटीज और क्रिएट करके दी हैं ताकि वो उस तरफ आए। लेकिन देखिए कि वैली का जो हिसाब किताब है, जो ये मेरा मानना है पर्सनल, जो मेरा थोड़ा बहुत वहाँ का एक्सपीरियंस है, ये है कि उसमें सिर्फ एक आवाज की जरूरत है, और वो आवाज जो है वो उनके रिलीजियस प्लेसेस से आती है। मैं इसमें कोई संकोच नहीं करूंगा बोलने की, डोर टू डोर होती है, लेकिन रिलीजियस प्लेसेस से जो आवाज आती है वो वोटिंग के दिन में बहुत इफेक्ट डालती है। आज के दिन में देखिए, जम्मू का युवा जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, मैं कहूँगा आपको, बनिस्बत की कश्मीर का जो है, कैसे पॉलिटिकली वो हमारे से मेरे ख्याल से 1000 गुना आगे है। मैच्योर पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस कश्मीर में है वो हमारे से 1000 गुना आगे है जम्मू वाले से, ये मान के चलना पड़ेगा। दूसरा, आजकल जो क्या हो रहा है कि पहले ये खत्म कर दूं, इंजीनियर रशीद की पार्टी से जितने लोग अभी इलेक्शन में खड़े हो रहे, ये भी एक इंडिकेशन है। और अगर खुदा न खाता ये जीत जाते हैं, खुदा न खास्ता ये जीत जाते हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए और एलजी साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा कि ये आदमी क्यों जीत गए, जबकि आपने इतनी मेहनत करी। कहाँ पे हमारी चूक हुई? कोई ना कोई जगह हमारी चूक हुई है अगर ये आदमी जीत जाए। और अगर ये आदमी जीत गए करके, तो आप देखेंगे कि वैली की हालात जो है वो बदलने में टाइम नहीं है। ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक किस्म की सरदर्दी बन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो काम कर रहे हैं, जो उनका तरीका है, देखिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके से काम करती है वो हम सबको मालूम, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबके जहन में है कि कैसे काम होते हैं। तो वो जो काम है, अब इतनी जागरूक हो गई है जनता की, वो काम उनको पसंद आने वाले नहीं। ठीक है जी। और जैसे आज के दिन में जम्मू में ग्लोबल सिचुएशन का कोई असर नहीं, लेकिन कश्मीर वैली के अंदर में, कश्मीर के इलाके के अंदर ग्लोबल सिचुएशन का असर डे टू डे होता है, क्योंकि वहां पे शाम को CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका के न्यूज सुने जाते हैं, ना कि इंडिया के।
तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए, अगर इलेक्शन, मैं ये मानता हूँ और ये मैं मतलब ये मान के चल रहा हूँ और भगवान से ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो है एक तो बिल्कुल पीसफुल हो जाए, दूसरा ऐसे लोग जिनकी सोच इस प्रकार की है कि देश को तोड़ना है या जिसका देश के साथ जुड़ने की सोच नहीं है, अगर हमारे वोटर्स उनको इलेक्ट करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं होगा, ये वोटर का कसूर होगा। आगे की जो गवर्नमेंट मिलेगी, आगे के जो हालात मिलेंगे, वो उनका कसूर होगा। इसलिए आज के वोटर को सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उसके ऊपर व्हाट्सएप भी है, उसके बाद फेसबुक भी है, उसके बाद इंस्टाग्राम भी है। इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, उसको सिर्फ चाहिए तो एनालाइज करना है कि ये मेरे पास 6 इंफॉर्मेशन आई है, मैं बैठ के इसको सोचूं और वोट देने से पहले जाके ये सोच के जाके अगर वोट देगा वो, तो वो JNK को बनाएगा या JNK को बिगाड़ेगा। महत्वपूर्ण चीज खोज साहब, बिल्कुल चलते चलते यहाँ से एक मैसेज, एक आह्वान वोटर्स के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए क्या रहेगा? छोटी छोटी 2 बातें। एक तो ये कि मैं अपने समुदाय को यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से अपील करूँगा, अपनी तरफ से भी अपील करूँगा और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से भी अपील करूँगा कि दे मस्ट कम आउट इन लार्ज नंबर्स और टोटल अपनी इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्शंस की तरफ दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो दें। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जो हालात हैं वो मैंने शुरू में ही कहा कि इस टाइम नियर नॉर्मलसी वहाँ पर है और बहुत शांति हुई है। मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि उनको इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई खलश आए, उसमें कोई कसीदगी आए। जैसे अभी पिछले दिनों में उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत ही ख़राब बयान दिया था उसके बारे में, क्या नाम है उसका, जो पार्लियामेंट के अटैक पे जो अफजल गुरु के बारे में, और मैंने उसको प्रेस में भी काउंटर किया और उनको अपनी जगह भी दिखाई कि इस समय पे आपको इस किस्म की बातें करने से गुरेज करना चाहिए जो वैली के माहौल को इनिशिएट करे। तो ये मैं सारी पार्टीज से अपील करता हूँ कि उनको कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, उभारना चाहिए। वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें और लोगों को अप्रोच करें कि हमें वोट दीजिए। आपने मैनिफेस्टोज सामने कर दिए हैं, उन पे जो वोट आपको मिलते हैं और वो लेके तो आगे का जो जम्मू कश्मीर है उसको बनाने की वो हलफ ले लें। आनंद साहब, यहाँ से आगे क्या एक वोटर अपील रहेगी लोगों के लिए, जनता के लिए? मैं तो फिर वो यही कहूँगा कि अपनी विजडम का इस्तेमाल करें और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, कौंसल साहब ने भी कहा, सभी यही कह रहे हैं कि चीज़ को परखो कि कौन हमारा काम कर सकता है और हमें किस पर्पस के लिए उनको चुन के लाना है। क्योंकि आज अगर हम उनको चुनते हैं तो 5 साल हमारे लिए वो रहेगा। ये हमारे अभी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर कोई काम नहीं करता तो हम उसको वापस बुला सकें। तो इसलिए ये 5 साल की सोच लेके चलें कि भाई हमें फ्यूचर कैसा चाहिए। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये यंग तबका जितना भी है, स्पेशली उनको मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जब वोट दें तो सोच समझ के दें, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके वोट मत दें कि भाई मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, वो नहीं। इलेक्शन का वैसे एक चीज़ जो है, मैं एक और बात कह दूँ, ये शायद आपको याद होगा, दूसरे चैनल में आज से कोई 10 साल पहले मैंने ये कही थी कि हिंदुस्तान में एक इलेक्शन होनी चाहिए पूरे देश में।
जिससे कि पैसा भी बचेगा, और सेकेंडली ये तू मैं जो है हमें रोज़ाना जो सुननी पड़ती है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो एक लिहाज से अच्छा भी है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है कि जब भी इलेक्शन आती है तो एक पार्टी दूसरे को बदनाम करती है, दूसरी उसके वीकनेसेस सामने लाती है, सही चीज़ कोई नहीं बताता। सर समय की सीमा है। मेयर साहब क्या कहेंगे, बिल्कुल अंत में संक्षेप में क्या कहेंगे? अब मेरा वोटर से यही अपील है कि मैक्सिमम लोग वोट करें, और वोट ये सोच के करें कि जो कैंडिडेट है उसकी क्या काबिलियत है, कि क्या कैपेबिलिटी है, और क्या वो डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। अगर वो डिलीवर कर सकता है, अगर वो डिलीवर कर सकता है, देखा है उसको, उन्होंने परखा हुआ है पहले किसी भी लेवल के ऊपर में, या उसकी जो भी वो प्रोफेशन में पहले था उसके लिहाज से, उसको बड़ी गौर से परखें और उसके बाद में वोट दें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है, और ये ही जम्मू कश्मीर के आगे बढ़ने की एक रास्ता है। अदरवाइज आगे रास्ता आप सोच लो कि वो बंद है हमारे। जी गुरु जी, बिल्कुल अंत में क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जब भी वोटर, जितने भी वोटर जब बड़ी वार्ता में निकले, और पहली जो सोच और पहली अप्रोच जो हमको नेशन फर्स्ट की होनी चाहिए कि अपने नेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप जम्मू कश्मीर की कोई नेक्स्ट जो सरकार बनने जा रही है, बड़ी सोच समझकर आपको फैसला आपने करना है। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, आपने फैसला लेना है। कोई ऐसी पार्टी को मत कहीं वोट दे देना जो देश को तोड़ने का काम कर रही है इस समय, जो एक ब्रेक इन इंडिया की पूरी एक पॉलिसी पे काम कर रही है, जिस तरीके हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाए। मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि अपनी सोच, अपनी पूरी बुद्धि लगाकर कैंडिडेट्स वही चुनिए जो एक पैरामाउंट, जिनका ऑब्जेक्टिव हो नेशन फर्स्ट, जिनकी एक सोच हो, अपने नेशन को इकट्ठे एक मजबूती से आगे बढ़ता हुआ हम देखना चाहते हैं। इसी सोच को लेकर आगे बढ़े और अपने कैंडिडेट्स वही चूज करें जो एक नेशनलिस्ट अप्रोच के हों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त कई ताकतें ऐसी हैं जो भारत को हिस्सों में बांटना चाहती है, और विडंबना ये है कि हमारे देश के ऐसे कई नेता हैं जो बाहर जाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं और उन ताकतों के साथ बैठते हैं जो कहीं ना कहीं अलगाववाद, खालिस्तान को बढ़ावा भी देते हैं। जवाब उनको इस वोट के जरिए होगा, और उन तमाम डिवाइसिव पॉलिटिक्स को वोट का प्रहार करना होगा, और हम सब जो वोटर्स हैं उनको प्रण करना होगा, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या उनका वोट विकास के लिए जा रहा है, खुशहाली के लिए जा रहा है, शांति के लिए जा रहा है, और अपने बेहतर भविष्य की तरफ जा रहा है। ये वोट करके, ये सोचकर ही वोट करना होगा, तब जम्मू कश्मीर, बदलते जम्मू कश्मीर की जो डेफिनेशन है उसको साकार कर पाएगा। के खोदा जी, गौरव गुप्ता जी, रामानंद जी और ब्रिगेडियर समयाल साहब, आप इस विषय पर चर्चा के लिए आए, संवाद के इस अंक में आपने प्रकाश डाला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।